सो हेलो फ्रेंड्स, इधर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स बहुत जल्द नज़दीक आ रहे हैं और उसकी तैयारी के लिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो इस तैयारी को पूरा करने के लिए, उन ऑनलाइन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें ऐसे नोट्स की ज़रूरत है जहाँ पर नॉलेज हो लेकिन कॉम्पैक्ट हो और एक रिलेवेंट मैटर हो। हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज से, बहुत ज़्यादा डीप मैटर से बचना है और सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमें रिक्वायर्ड है। तो चलिए हम अपनी फार्माकोलॉजी हमारी 6th सेमेस्टर के लिए जो है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम उसका पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स। सो एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स को पढ़ने से पहले हमें अस्थमा के बारे में जानना होगा थोड़ा, कि अस्थमा बेसिकली क्या होता है, उसकी छोटी बहुत पैथोफिजियोलॉजी, इन सब के बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। तो अस्थमा एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। कहने का ये मतलब है कि ये एक एलर्जिक कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ट्रैकिया होता है उसकी स्मूथ मसल्स हाइपर रिस्पॉन्स देती हैं, यानी कि हाइपर एक्टिविटी शो करती हैं, और उसके कारण क्या होता है, जो ट्रैकिया का या जो ब्रोंकियोल्स का जो डायमीटर होता है वो नैरो हो जाता है, जिससे एयर के पास होने की स्पेस काफ़ी कम हो जाती है, जिससे एयर ठीक से पास नहीं हो पाती और ब्रीदिंग की जो क्वालिटी होती है वो लो हो जाती है। और क्या क्या होता है, उसकी ट्रैकिया की स्मूथ मसल्स की हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से वहाँ की जो सिक्रीशंस हैं म्यूकस की वो ज़्यादा हो जाती हैं। म्यूकोसल एडिमा उधर हो जाता है, यानी कि उधर मसल्स की स्वेलिंग भी हो जाती है अंदर। और क्या होता है कि ब्रोंकियल्स के अंदर म्यूकस की प्लगिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो डायमीटर ऑलरेडी नैरो हो चुका है, और क्या हो रहा है, म्यूकस की प्लगिंग भी हो चुकी है, जिससे जो है हमारी एयर को पास होने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, और ऐसी कंडीशन को हम अस्थमा बोलते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसमें डिस्पीनिया यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ हो जाएगी, वीजिंग और कफ हो जाएगा। इसके ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं, यानी कि हम उन फैक्टर्स को देखते हैं जिसकी वजह से अस्थमा और ज़्यादा वर्स हो सकता है। तो इन्फेक्शन अगर बॉडी में है वो अस्थमा के लिए एक ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करेगा। इरिटेंट्स यानी कि कोई भी एयर में कैसा भी इरिटेंट, बेसिकली कोई पॉलन ग्रेन भी हो, उससे भी अस्थमा की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा वर्स हो जाती है। पॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि पॉल्यूशन के अंदर भी पार्टिकुलेट मैटर ही होता है एयर के अंदर, जो कि इरिटेंट का काम करता है, और जो अस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और हैवी एक्सरसाइज के बाद भी अस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर अस्थमा के सिम्टम्स जो हैं वो सडनली और ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। अब अस्थमा हमारा दो टाइप का हो सकता है, एक्सट्रिंसिक अस्थमा और इंट्रिंसिक अस्थमा। एक्सट्रिंसिक अस्थमा बेसिकली एपिसोडिक होता है, यानी कि एक बंदे को एक वक्त पर आ रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो गायब भी हो रहे हैं। और इसके अंदर जो हमारी स्टेटस अस्थमैटिकस जो कंडीशन है वो बहुत रेयरली होती है। स्टेटस अस्थमैटिकस को आप इस तरह से समझ लीजिए कि अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में वर्स हो जाते हैं, और इनको कोप अप करने के लिए हमें जल्द से जल्द ऐसी ड्रग की ज़रूरत होती है जो अस्थमा के सिम्टम्स को फ़ौरन गायब कर सकें या उसको ट्रीट कर सकें। अब ऑन द अदर हैंड इंट्रिंसिक अस्थमा जो होता है हमारा पेरेनियल होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें अस्थमा के जो अटैक्स हैं वो 12 घंटे, 24 आवर्स या 24 आवर्स से भी ज़्यादा तक रह सकते हैं, और ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा स्टेटस अस्थमैटिकस ज़्यादा कॉमन होता है। क्योंकि अस्थमा के सिम्टम्स ज़्यादा टाइम तक रह रहे हैं तो सिम्टम्स और ज़्यादा वर्स होते जाएंगे, बंदे को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को, जिससे क्या होता है कि स्टेटस अस्थमैटिकस की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। अब हम इसकी छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अस्थमा जो है हमारा एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, और इन्फ्लामेटरी कंडीशन के अंदर जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल सेल जो हैं, यानी कि सारी फसाद की जड़ जो है वो हमारी मास्ट सेल्स होती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो होते हैं ग्रैन्यूल्स वो बहुत सारे मीडिएटर्स को स्टोर करके रखते हैं, और उसमें मेनली हम सबको पता है हिस्टामिन सबसे बड़ा इसका कीड़ा है। अब मास्ट सेल क्या होता है कि मास्ट सेल जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। फिर क्या होता है, इनके एक्टिव होने से तीन काम हो जाते हैं। रिलीज़ होता है मीडिएटर्स का फ्रॉम ग्रैन्यूल्स। इसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो सिक्रीटरी मटेरियल होता है वो सब बाहर रिलीज़ होने लग जाता है, और वो क्या क्या होता है उसमें बेसिकली हिस्टामिन और हमारा TNF अल्फा होता है। दूसरा काम क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ से फोस्फोलिपिड्स निकलना शुरू हो जाता है। फोस्फोलिपिड्स किस फॉर्म में निकलता है,
पीजीज की या फिर ल्यूकोट्राइन्स की या प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, यानी कि ये सब चीज़ें फोस्फोलिपिड्स के निकलने से बनती हैं। फिर क्या होता है, तीसरा काम एक्टिवेशन हो जाता है उन जीन्स का जो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, किसकी, इंटरल्यूकिन्स की और टीएनएफ अल्फा की। अब ये हिस्टामिन, टीएनएफ अल्फा, पीजीज, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स और टीएनएफ अल्फा वगैरह सब मिलकर टुगेदर क्या करते हैं, ब्रोंकियोल्स का कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, जो उसकी ब्रोंकियोल्स के ल्यूमेन का साइज़ है वो नैरो हो जाता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, कहने की बात ये है, और हमारी अस्थमा के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये तो हुई तो उसकी थोड़ी बहुत पैथोफिजियोलॉजी की बात। अब हम देखते हैं कि अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि हम अस्थमा का ट्रीटमेंट किस किस मेथडोलॉजी से कर सकते हैं, और फिर इसी के बेसिस पर हमारी क्लासिफिकेशन भी बन जाती है इन ड्रग्स की। तो हम पहला काम क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंशन कर सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का, यानी कि हम सब जानते हैं अस्थमा जो है एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जिसके अंदर एक एंटीजन इन्वॉल्व होगा और उसके अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडीज़ भी इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि हमने देखा कि इसके ट्रिगर फैक्टर्स पॉल्यूटेंट्स भी हैं या फिर कोई ऐसे पॉलन ग्रेन्स भी हैं, ये सब चीज़ बॉडी के अंदर जाकर एक एंटीजन का काम ही करेंगी और जिसके बदले में हमारी बनेंगी एंटीबॉडीज़। सो बेसिकली एक एलर्जिक रिएक्शन ही हो गई। तो हम अगर इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को ही रोक देंगे तो हम अस्थमा से डील कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आईजीई। आईजीई हमारी इस तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो एलर्जी के कंडीशंस में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन एलर्जिक कंडीशंस। तो अगर हम इन वाली आईजीई का न्यूट्रलाइजेशन कर दें तो भी हम उस एलर्जिक रिएक्शंस को रोक सकते हैं। अब इसमें हमारी एक ड्रग आती है ओमैलीज्यूमैब, जो कि बेसिकली एक ह्यूमनाइज्ड हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। तीसरा काम क्या कर सकते हैं हम, सप्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी, यानी कि जो ब्रोंकिया की स्मूथ मसल्स जो हैं वो हाइपर एक्टिविटी शो कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रैक्ट हो रही हैं, या फिर वहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है अगर हम उसको सप्रेस कर देंगे तो भी हम अस्थमा से डील कर सकते हैं, और ऐसा हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं। चौथा काम हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रिलीज़ ऑफ मीडिएटर्स, यानी कि मास्ट सेल्स से जितने भी मीडिएटर्स निकल रहे हैं जैसे कि स्टैमिन हो गया, ल्यूकोट्राइन्स हो गए, टीएनएफ अल्फा हो गए, अगर हम इनका ही रिलीज़ रोक देंगे तो भी हम अस्थमा से डील कर सकते हैं। ऐसे में हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट काम हम क्या कर सकते हैं, एंटागोनिज्म कर सकते हैं रिलीज्ड मीडिएटर्स का, यानी कि अगर मीडिएटर्स रिलीज़ हो रहे हैं तो हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो उनसे उल्टा काम करती हूँ, यानी कि अगर हम हिस्टामिन हमारी बॉडी में रिलीज़ हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन्स। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉकेड ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर न्यूरोट्रांसमीटर। इसका ये मतलब है कि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं हमारी बॉडी में, मेनली हम यहाँ ब्रोंकियल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, अगर हम उन्हीं का ब्लॉकेड कर देंगे तो भी हम तो इस तरह से भी हम ब्रोंकियोल्स के कंस्ट्रक्शन को रोक सकते हैं और उनका डायलेशन कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम एंटी कोलिनर्जिक्स देते हैं, क्योंकि हमारे जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। अगर हम एंटी कोलिनर्जिक्स देंगे तो वो ब्रोंको डायलेट्स का काम करेंगे। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, मिमिकिंग द डायलेटर न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये इससे उल्टा है कि हम ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि ब्रोंकियोल्स का डायलेशन करते हैं उनके एक्शन को मिमिक करने वाली ड्रग्स दे सकते हैं। तो जैसा हमने अपर पॉइंट में देखा कि हमारा जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स थे वो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम कर रहे थे, तो हम सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स को देकर हम क्या कर सकते हैं, उनका डायलेशन कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो डायलेट करें उनके एक्शन को मिमिक करने वाली हम ड्रग्स जो देंगे वो सिंपैथोमिमेटिक्स हो सकते हैं। लास्ट काम हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे ड्रग्स दे सकते हैं जो डायरेक्टली ब्रोंको डायलेटर का काम करें, और इसके अंदर हम अपने मिथाइल जैंथीन्स दे सकते हैं, बेसिकली थियोफाइलिन, जो कि टी में प्रेजेंट होता है, कॉफ़ी में प्रेजेंट होता है। अब इन अप्रोचेस ऑफ ट्रीटमेंट को देखते हुए हम एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो पहली जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर पहली कैटेगरी आती है ब्रोंको डायलेटर्स की। ब्रोंको डायलेटर्स के अंदर हम पहले जो ड्रग्स आते हैं सब कैटेगरी में वो हमारे सिंपैथोमिमेटिक्स।
जो कि हमारे इसके अंदर फॉल होते हैं ड्रग सैल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटलिन, सैल्मेट्रॉल एंड इफेड्रिन। नेक्स्ट हम कैटेगरी की ड्रग है हमारी मिथाइल जेंथीन्स। इसके अंदर हम देते हैं थियोफाइलिन, अमीनोथियोफाइलिन और कॉलिन थियोफाइलिन। ब्रोंकोडायलेटर्स में लास्ट कैटेगरी की ड्रग है हमारी एंटीकोलिनर्जिक्स, जिसके अंदर आते हैं इपाट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी की ड्रग्स हैं दे आर ल्यूकोट्राइइन एंटागोनिस्ट्स, जिसके अंदर हमारे आते हैं मोंटेल्यूकास्ट और ज़ेफिरल्यूकास्ट। थर्ड कैटेगरी इज ऑफ मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, जिसके अंदर आते हैं हमारे सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफेन। The fourth category of drugs is corticosteroids. Now corticosteroids are उनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर हमने दो कैटेगरी में उनको क्लासीफाई कर दिया है। वन इज सिस्टमिक एंड द अदर इज इनहेलेशनल। सिस्टमिक फॉर्म में जो हम स्टेरॉइड्स देते हैं वो है हमारे हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड प्रेडनिसोलोन। एंड इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे बैक्लोमेथासोन, डाइप्रोपिनेट, ब्यूटेसोनाइड, फ्लूरिकासोन एंड साइक्लोसोनाइड। द लास्ट इज एंटी आईजी एंटीबॉडीज़, यानी कि हम यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात कर रहे हैं। इसमें एक ही ड्रग हमारी मेंशन है विच इज़ ओमेलिजुमैब। ये क्लासिफिकेशन और इतना भी हमने अपर मैटर देखा है, अब हमने केडी के अकॉर्डिंग सारा रेफरेंस लिया हुआ है। हम डिफरेंट जो ये कई कैटेगरी की ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से वो काम कर रहे हैं और उनके अंदर जो ड्रग्स फॉल होती हैं उनके बारे में कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स जो हमारे एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम सिम्पैथोमिमेटिक्स की बात करते हैं। अगर हम सिम्पैथोमिमेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस देखें तो ये ड्रग होती हैं, ये ब्रोंको डायलेशन कॉज करती हैं बाय बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन। ये बीटा 2 हमारे एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। ये अल्फ़ा वाले भी अल्फ़ा भी होते हैं, अल्फ़ा में भी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हो सकते हैं, बीटा में भी बीटा 1 बीटा 2 हो सकते हैं। लेकिन जो मेनली ब्रोंको डायलेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। अब इन बीटा 2 रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से क्या होता है कि जो हमारे साइक्लिक एएमपी की फॉर्मेशन है ब्रोंकियल मसल सेल्स में वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये साइक्लिक एएमपी जो काम करता है वो रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स का काम करता है। अगर साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे हमारा मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाएगी। कौन सी मसल्स की? ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की, जिससे हमारा ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारी पहली कैटेगरी ऑफ ड्रग आती है विच इज़ सैल्ब्यूटामोल, जिसको हम एल्ब्यूटरॉल भी बोलते हैं। तो एमसीक्यू में ये दोनों नाम से किसी में भी पूछ सकता है, घुमाकर ट्विस्ट कर कर, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो सैल्ब्यूटामोल के बारे में कुछ खास बात यह है कि हाईली सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है और ये क्या करता है, इसकी सेलेक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है अगर हम इसको इनहेल कराते हैं, यानी कि ओरल भी दे सकते हैं, लेकिन बीटा 2 सेलेक्टिविटी ज़्यादा होगी अगर हम इसको इनहेल तरीके से यानी कि थ्रू इनहेलर्स देंगे। और इसके लिए हम प्रेशराइज्ड मीटर डोज्ड इनहेलर यूज़ करते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं कि मसल ट्रेमर्स हो सकते हैं, पैल्पिटेशंस हो सकती है, पेशेंट को रेस्टलेसनेस हो सकती है, नर्वसनेस हो सकती है, थ्रोट इरिटेशन एंड हाइपोक्लेमिया हो सकता है। अब जो हमारा इनहेल्ड सैल्ब्यूटामोल है वो ब्रोंकोडायलेशन विद इन 5 मिनट्स प्रोड्यूस करता है और इसका एक्शन जो होता है 2 to 4 आवर्स रहता है। और अगर हम इसको ओरल देंगे तो ओरल जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो ओनली 50% होती है और ओरली ये 4 to 6 आवर्स तक काम करता है। और ये अगर हम आइसोप्रेनालिन की बात करें, कंपेयर करें, तो ओरल सैल्ब्यूटामोल ज़्यादा सेफ़र होती है। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी की ड्रग है जिस टर्ब्यूटलिन, ये बिल्कुल सिमिलर है सैल्ब्यूटामोल से इन प्रॉपर्टीज एंड यूज। नाउ द अदर कैटेगरी ऑफ ड्रग इज सैल्मेट्रोल। सो सैल्मेट्रोल हमारी फर्स्ट लॉन्ग एक्टिव सेलेक्टिंग बीटा 2 अगोनिस्ट है। इसका स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। ये ज़्यादा बीटा 2 सेलेक्टिव है देन सैल्ब्यूटामोल। अगर क्वेश्चन पूछे कि विच इज़ मोर बीटा 2 सेलेक्टिव देन सैल्ब्यूटामोल, तो हमें ऑप्शन सैल्मेट्रोल चूज़ करना है ना। लास्ट इसकी ड्रग आती है विच इज़ फॉर्मेट्रोल। ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, यानी कि जो हमारी सैल्मेट्रोल है ये उससे भी ज़्यादा लॉन्ग काम करता है, जो कि 12 आवर्स तक रहता है अगर हम इसको इनहेल्ड फॉर्म में देते हैं।
तो ये तो हो गई हमारी सिम्पैथोमिमेटिक्स की बात, जो कि बीटा 2 एगोनिस्ट थे, यानी कि बीटा 2 रिसेप्टर के थ्रू ये ब्रोंकोडाइलेशन कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं, विच इज़ मिथाइल ज़ैंथिन्स। सो मिथाइल ज़ैंथिन्स जो है वो 3 डिस्टिंक्ट सेलुलर एक्शंस के थ्रू अपना मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। तो पहला ये काम क्या करते हैं, ये कैल्शियम आयंस का रिलीज़ करवाते हैं फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। दूसरा काम क्या करते हैं मिथाइल ज़ैंथिन्स, ये इनहिबिशन कर देते हैं फॉस्फोडाइएस्ट्रेस एंजाइम का। फॉस्फोडाइएस्ट्रेस काम क्या करता है, ये करता है साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स को डिग्रेड कर देता है, यानी कि साइक्लिक एएमपी के डिग्रेडेशन करता है। तो अगर हम फॉस्फोडाइएस्ट्रेस को ही इनहिबिट कर देंगे तो हमारे जो साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बेसिकली साइक्लिक एएमपी, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। और हमने सिम्पैथोमाइमेटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी देखा है कि साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ने से ब्रोंको का डायलेशन हो जाता है, और साथ साथ कार्डियक स्टिमुलेशन भी होता है और वेजो डायलेशन भी हो जाता है। थर्ड काम मिथाइल ज़ैंथिन्स क्या करते हैं, ये एडिनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। एडिनोसिन रिसेप्टर से ब्लॉक होने से भी हमारा ब्रोंको डायलेशन में ये हेल्प करता है। तो मिथाइल ज़ैंथिन्स के अंदर हमारी मेनली थियोफाइलिन ही आती है और इसके सारे सिंथेटिक डेरिवेटिव्स आते हैं। तो थियोफाइलिन क्या करता है, ये ब्रोंको डायलेशन को कॉज करता है। और ये क्या करता है, जो मीडिएटर्स होते हैं अस्थमा के, जो ट्रिगर फैक्टर्स को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, यानी कि हिस्टामिन हो गया, ल्यूकोट्राइन्स हो गया, तो इन सब की रिलीज़ को थियोफाइलिन कम करता है। लेकिन इसका नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है थियोफाइलिन का, तो इसका जो यूज़ है अब हम नहीं करते हैं अस्थमा के अंदर। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग्स आती है विच आर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। सो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ब्रोंकोडाइलेशन बाय ब्लॉकिंग M3 रिसेप्टर्स। जो कोलिनर्जिक के M3 रिसेप्टर्स होते हैं, इसको ब्लॉक करके ये ब्रोंको डायलेशन करता है, यानी कि M3 रिसेप्टर्स हमारे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं, तो इसका एंटागोनिज्म करते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। सो इसके अंदर हमारी आते हैं इपाट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। सो इपाट्रोपियम ब्रोमाइड जो है वो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है और ये मेनली इनहेल्ड फॉर्म में दिया जाता है। टायोट्रोपियम ब्रोमाइड जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है। ये जो दोनों ड्रग हैं ये लेस एफिकेशियस हैं दैन इनहेल्ड बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स, यानी कि अगर हम इन्हें कंपेयर करें बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स से तो इनकी एफिकेसी उनके मुकाबले काफ़ी कम होती है। तो ये हो गई हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की बात। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट्स। सो ल्यूकोट्राइन्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट मीडिएटर्स हैं ब्रोंकियल अस्थमा में। अस्थमा की कंडीशन की पैथोफिजियोलॉजी में ये एक मेन रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम इन्हीं का एंटागोनिज्म कर दें तो हम काफ़ी हद तक अस्थमा से डील कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारी 2 ड्रग्स आती हैं विच आर मोंटेल्यूकास्ट एंड ज़ेफिल्यूकास्ट। ये दोनों ही सिमिलर एक्शंस शो करती हैं। ये क्या करती हैं, कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज कर देती हैं ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स को, जिससे क्या होता है ब्रोंकोडाइलेशन बढ़ जाता है और एयरवे म्यूकस का जो सिक्रीशंस है वो सब कम हो जाता है। और मोंटेल्यूकास्ट और ज़ेफिल्यूकास्ट हमारे वेल एब्जॉर्ब जो होते हैं ओरली होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं दे आर मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। इसके अंदर हमारा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफेन आता है। जो हमारा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है ये क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है डीग्रैनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स को, यानी कि इसके जो हिस्टामिन के जो मास्ट सेल्स में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उससे उनका डीग्रैनुलेशन नहीं हो सकता इन ड्रग्स के प्रेजेंस में, जिससे क्या होगा हमारा मीडिएटर्स रिलीज़ नहीं होंगे और कीमोटैक्सिस भी नहीं हो पाएगा। अब यही इन्फ्लामेटरी जो हमारी प्रिंसिपल मैकेनिज़म्स हैं, प्रोसेस है, यही नहीं हो पाएंगी तो हमारा अस्थमा का जो पैथोफिजियोलॉजी है वो पूरा फेल हो जाएगा और जिससे हमारा अस्थमा की कंडीशन काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। कीटोटिफेन जो है हमारा ये हमारा H1 एंटागोनिस्ट, यानी कि इट इज़ एंटी हिस्टामिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में सबसे पहली बात यह है कि ये ब्रोंकोडायलेटर्स नहीं है। हमने ऊपर अभी जितने भी ड्रग्स पढ़े वो सब कहीं ना कहीं ब्रोंकोडायलेशन कर रहे थे, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो प्रिंसिपल एक्शन है ये वो ब्रोंकोडायलेशन नहीं है। ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं बाय रिड्यूसिंग ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी।
और ब्रोंकिया में एडिमा हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, उसको भी सप्रेस करते हैं। और ये क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को। सो बेसिकली ये जो हम उसका इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उसको रोकते हैं बजाय ब्रोंको डायलेशन करने के। स्टेरॉयडल थेरेपी जो है हम दो फॉर्म में दे सकते हैं, एक है सिस्टमिक स्टेरॉयड थेरेपी और है एक इनहेल्ड स्टेरॉयड्स। जो सिस्टमिक स्टेरॉयड थेरेपी है वो हम सीवियर क्रोनिक अस्थमा के पेशेंट्स में देते हैं जब अस्थमा हमारा ब्रोंकोडायलेटर्स और इनहेल्ड स्टेरॉयड से ट्रीट ना हो, यानी कि ये हमारा थर्ड लाइन ऑफ थेरेपी कह सकते हैं, प्राइमरी थेरेपी नहीं है सिस्टमिक स्टेरॉयड थेरेपी। तो इसमें हम मेनली प्रेडनिसोलोन देते हैं। नेक्स्ट हमारे इनहेल्ड स्टेरॉइड्स आते हैं, ये मोस्ट कॉमनली यूज भी होते हैं जिससे हमारे अस्थमा के जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है वो काफ़ी हद तक ट्रीट भी होती है। इसमें हम बैक्लोमिथासोन, ब्यूटेसोनाइड, फ्लूटिकासोन और साइक्लोसोनाइड यूज़ कर सकते हैं। साइक्लोसोनाइड जो है एक प्रो ड्रग है और ये रिसेंटली ही डिस्कवर हुई है। लास्ट हमारी जो अस्थमा के ट्रीटमेंट में हमारी ड्रग होती हैं वो है हमारी एंटी आईजीई एंटीबॉडीज़। इसके अंदर हमारी एक ही ड्रग आती है अकॉर्डिंग टू केडी त्रिपाठी विच इज़ ओमेलिजुमैब। ओमेलिजुमैब क्या है, एक ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि आईजीई के अगेंस्ट काम करती है। आईजीई मैंने आपको बताया ये एलर्जिक कंडीशंस में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाली एंटीबॉडी है। जब भी बॉडी में एलर्जिक कंडीशंस होती हैं आईजीई की कंसंट्रेशन उधर इंक्रीज़ हो जाती है। और इसके बदले में अगर हम आईजीई को न्यूट्रलाइज़ कर सकें, ऐसी ड्रग्स दे सकें, ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दे सकें, सो इट इज़ अ नोवल थेरेपी और नोवल ट्रीटमेंट फॉर आईजीई न्यूट्रलाइजेशन एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। सो आईजीई जो हैं सर्कुलेशन में रहती हैं विदाउट एक्टिवेटिंग मास्ट सेल्स। सो ये जो ओमेलिजुमैब है ये आईजीई का न्यूट्रलाइजेशन कर देता है इन द सर्कुलेटिंग ब्लड। लेकिन इस ट्रीटमेंट का एक ड्रॉबैक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होता है और ये एक काफ़ी टीडियस एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस है।